नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के किन किन प्रश्नों पर आपत्ति हो रही है और आयोग की तरफ से जो आंसर दिया गया है, इसके अलावा जो ऑथेंटिक आंसर है उसका या जो साक्ष्य है उसके लिए एनसीईआरटी के साक्ष्य, उसको लेकर के भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप सभी से यही कहा था कि आयोग कॉमन अंक कॉमन नंबर देगा कि नहीं देगा उस डजेंट मैटर, आप अपने तरफ से आपत्ति कर लीजिए, विशेष करके जिनके कम मार्क्स हैं। और जो लगातार कट ऑफ का वीडियो बताया जा रहा है वो बिल्कुल भी कहीं तरह से या किसी भी तरह से जो भी चीज़ें हैं आपको उससे गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता है किस तरह से क्या होना है। और जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, और उसमें जो जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं करना चाहेंगे लेखपाल भर्तियों के लिए, उन सीटों के सापेक्ष मेरिट में नीचे वालों को फ़ायदा मिलेगा। बस इतनी सी बात है। बाकी वहाँ पे कोई ये नहीं है कि वहाँ पे सबको मौका मिल रहा है तो सबके लिए सबको मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। अगर आयोग की तरफ से होगा कि हम 15 गुना को ही सिर्फ प्रवेश पत्र जारी करेंगे मुख्य परीक्षा के लिए, तो 15 गुना को ही जारी करेंगे वो। अब ये 15 गुना उन्हें अभ्यर्थी जहाँ तक मिल जाए, यानी जहाँ तक अभ्यर्थी आवेदन जितने लोग करेंगे, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं भी करेंगे, तो आवेदनों की जो संख्या होगी उसमें जो मेरिट बनेगी हाईएस्ट मार्क्स लेकर के नीचे के मार्क्स की तरफ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कोई परसेंटाइल वाला यहाँ पे देखिए खेल नहीं है। मैं आपको पहले बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, जो आपका स्कोर कार्ड मिलेगा अब वो परसेंटाइल वाला है उसमें मिलेगा, या फिर ओवरऑल जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होगा और प्लस राम मार्क्स होगा, इस तरह से चीज़ें दी गई थी न्यूज़पेपर में। अगर परसेंटाइल भी रखेंगे तो उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस वहाँ पे ये होगा कि फिर वहाँ पे परसेंटाइल आपका शो करेगा, लेकिन उसमें आपके राह मार्क्स और नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी बिल्कुल रहेंगे, ये तो बात पक्की है। परसेंटाइल को लेकर के अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो उसको लेकर के आप लोग गुमराह मत होइए। लेखपाल की भर्ती कब तक हो सकती है, अभी हम देखेंगे प्रश्नों को। लेखपाल की भर्ती कब तक हो सकती है, मुझे लग रहा है साथियों कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक पीईटी का रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, क्योंकि इन्होंने बोला भी है कि 15 अक्टूबर तक स्कोर कार्ड वगैरह सब जारी कर देंगे। तो 15 अक्टूबर तक अगर ये स्कोर कार्ड जारी कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, लेट से लेट अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट ये जारी कर देंगे। और उसके बाद एक हफ्ते में, एक सप्ताह में, 10 दिन में स्कोर कार्ड आपके पब्लिश हो जाएंगे, या जब रिजल्ट आएगा हो सकता है उसी के साथ में आपका स्कोर कार्ड भी आ जाए। अभी एक रिवाइज्ड आंसर की आएगी जो आपत्ति वाले प्रश्न है उसके बाद। तो 100% तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों में ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर में बदलाव हो सकता है। और कॉमन अंक के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, बट आप ऑब्जेक्शन करिए। ओके, आप ऑब्जेक्शन करिए जिन जिन प्रश्नों में आपको लग रहा है। कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के दोनों हैं। तो अगर यहाँ पे 15 अक्टूबर तक फाइनल अगर हो जाता है पीईटी, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है रिजल्ट अगर इसका आ जाता है, तो उसके बाद फिर मुझे लग रहा है कि उसके तुरंत बाद लेखपाल की भर्ती जो है प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी आयोग की तरफ से। और नवंबर तक जो है इसके परीक्षा भी करवाए जा सकते हैं लेखपाल भर्ती के लिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग जो है नवंबर तक मान के चलें कि नवंबर तक आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जा सकती है लेखपाल के लिए। तो आपके पास कितना टाइम बचा अभी, आपका सितंबर स्टार्ट हो चुका है, अक्टूबर, ये 2 महीना पूरा पूरा हो गया, प्लस 10-15 दिन और, मतलब 70 to 80 डेज मैक्सिमम आपको यहाँ पे आपके पास है आपके लेखपाल भर्ती एग्जाम्स के लिए। कट ऑफ में देखिए वही है कि कितने अभ्यर्थी कितने लोग आवेदन करेंगे डिपेंड करेगा उस पर। अब कितने लोग आवेदन नहीं करते हैं या जो पहले से कहीं रोज़गार पर हैं, सरकारी नौकरी में है, तो ऐसे में कहाँ तक मेरिट गिरेगी ये तो कोई नहीं बता सकता आपको एग्जैक्टली। बट मुझे लग रहा है कि जिनके भी 50 से 60 के बीच में है नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं आपके ऑफिशियल आंसर के आने के बाद, तो आप लोग बिल्कुल जो है तैयारी करते रहिए। 50 से कम वाले हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, आप तैयारी करते रहिए। बाकी देखिए कल को आयोग की तरफ से कोई बदलाव किया गया, कोई परिवर्तन किया गया, ठीक है, या हो सकता है 15 गुना के बजाय ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, कॉल किया जाए मुख्य परीक्षा के लिए। तो ऐसे में आप सभी तैयारी अपनी पूरे मन से और पूरे अपने क्षमता से करते रहिए। तो आइए बात कर लेते हैं किन किन प्रश्नों पर आपत्ति है। देखिए सबसे पहले तो शिफ्ट 1 का देख लीजिए आप। शिफ्ट 1 में एक जो प्रश्न है हस्ता मलक वाला, उसको लेकर के कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं।
एक जो लोकसभा की सीटों की संख्या वाला प्रश्न है उसमें देखिए, अगर 84वां संविधान संशोधन अगर मानेंगे तो उसके अनुसार ये जो लोकसभा की सीटों की संख्या है 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है। लेकिन जब 104वां संविधान संशोधन किया गया था तो उसमें दो जो इंडो आंग्ल के सदस्य हैं और एक जो इंडो आंग्ल विधानसभाओं में राज्यों के वो पद समाप्त कर दिए गए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इन पे नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा, इन पे कोई नामित नहीं किए जाएंगे कोई भी पद, कोई भी उस पर, ये हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो सीटों की संख्या है 2026 तक उसको 552 ही मान के चला जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इस पर आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इस क्वेश्चंस में एक ही ऑप्शन देना चाहिए था, 550 या 552। ठीक है, तो ये प्रश्न एक ऑब्जेक्शन के लिए है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इस पर बिल्कुल ऑब्जेक्शन सभी लोग कर सकते हैं। हो सकता है आयोग इस पर आपको कॉमन नंबर दे दे, क्योंकि यहाँ पे 550 भी सही है और 552 भी सही है। एक देखिए जो क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, ये प्रश्न बिल्कुल पक्का है, ऑब्जेक्शन के लिए जाएगा। इस पर सभी लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सभी धर्मों का आदर, किसी भी धर्म को न मानना, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इसका आंसर ये होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, निरपेक्षता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि ये गलत होगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा और सूटेबल आंसर ये होना चाहिए था। तो इस पर आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन करिए। ये प्रश्न जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जेक्शन लायक नहीं, पूरी तरह से ऑब्जेक्शन लायक है। इस शिफ्ट 2 का हो गया। शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन था ना स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाला, उसमें देखिए मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है कि स्विच ऑन का मतलब हो गया कि सर्किट नहीं, वहाँ पे ऐसे लिखा था कि उसको एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए वहाँ पे जो आप देख रहे हैं आंसर ना एनसीईआरटी का, वहाँ पे स्विच ऑन और स्विच ऑफ वर्ड है। ठीक है, तो वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप अंग्रेजी वाला अगर टर्म देखेंगे तो ओपनड लिखा है, यहाँ पे क्लोज्ड लिखा है। तो जब क्लोज्ड होगा या फिर कह सकते हैं जब स्विच ऑन होगा। ठीक है, अब ऑन का मतलब तो चालू होता है, तो उस हिसाब से तो ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए। और अगर हम अंग्रेजी वाला अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके हिसाब से ये वाला आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो ये प्रश्न 100% लग रहा है मुझे कॉमन अंक इस पर मिलना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, तो सभी लोग इस पर ऑब्जेक्शन करिए। इस पर आपको 100% लग रहा है मुझे कॉमन अंक मिल जाना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए शिफ्ट 2 का ही है, इसमें दो आंसर करेक्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आपका ये वाला भी गलत है, इस पर भी आप लोग कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। अगर आपको लग रहा है ना बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर भी कुछ लोगों को लग रहा है ये प्रश्न गलत है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्जेक्शन करने में कोई समस्या तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, हमें ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे एक दो कॉमन अंक अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं या जिनके कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, तो ऐसे जो है हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट्स का फ़ायदा हो जाएगा। जिनके सही है तो सही है, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं ठीक है उनके, लेकिन जिनके कम सही हो रहे हैं कहीं ना कहीं कॉमन अंक मिलने से उनको फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहे थे दो प्रश्न शिफ्ट 1 के, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, और शिफ्ट 2 के भी दो प्रश्न, इन दो प्रश्नों पे आयोग कॉमन अंक जरूर देगा, बशर्ते आप लोग ऑब्जेक्शन करिए और साक्ष्य के साथ ऑब्जेक्शन करिए। आप लोग 100% एक एक कॉमन अंक मिलना तय है, और हो सकता है कि आपको दो दो कॉमन अंक भी मिल जाए। इसके अलावा आपको जितने भी और क्वेश्चंस जिनमें आपको डाउट लग रहा है, देखिए मुझे नहीं लगा इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं लिया। अगर आपको लग रहा है तो बिल्कुल आपको मेरा सपोर्ट है, आप लोग ऑब्जेक्शन करिए। मे भी कुछ आंसर की में बदलाव हो जाए या फिर कुछ और कॉमन अंक पे आयोग की तरफ से देखा जाए। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको लगते हैं तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, या फिर आप लोग UPSSC के ग्रुप में पेज भी है उसे आप लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हैं। CCC के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनके पास CCC नहीं है आप तुरंत कर लीजिए, आवेदन कर लीजिए CCC। ये मत सोचिए कि लेखपाल भर्ती तक मेरे पास मेरा रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, आप कर लीजिए ना, रिजल्ट आ जाएगा ठीक है, नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम कर लीजिए। मैं पिछले लगभग आज 5वां दिन है लगातार, और मैं डेली CCC को लेकर के बात करूँगा। तो प्लीज़ साथियों जिनके पास CCC है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है या फिर देखिए उसमें जो भी CCC तो बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि हम BTech हैं BCA वाले हैं, CCC कर लीजिए, CCC सबके लिए अनिवार्य रहेगा। और इसके अलावा जो उसमें कुछ और भी O लेवल वगैरह कुछ मांगे जाते हैं, जैसे और अदर एग्जाम, जैसे भी आप देखेंगे ASC RO ARO का है, CCC वहाँ भी है, वहाँ पे चल जाएगा, वहाँ पे O लेवल भी चल जाएगा, और एक वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट और भी दिया था,
ठीक है। तो एक मिनिमम ट्रिपल सी हो गया, या जो भी आप कर सकते हैं ना ट्रिपल सी और इसके अलावा, तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए, सो दैट आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ये मत सोचिए कि नहीं लास्ट डेट तक नहीं हो पाएगा, कर लीजिए आप लोग, होना चाहिए सभी के पास। ठीक है। रिजल्ट आपका जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, सितंबर में आने के चांसेस बहुत कम है, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। और रिवाइज्ड आंसर की आपका जिस दिन ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है उसके आप 10 दिन बाद कम से कम मान के चलें कि रिवाइज्ड आंसर की आपका आ पाएगा, क्योंकि आपने यहीं पर देख लिया लगभग जो है 7 8 दिन के बाद आपका आंसर की आया पहली बार, तो दूसरी बार आंसर की आने में कम से कम आप 10 दिन का समय मान लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।